नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक पर दस्तक। स्वागत है आप सभी का। दस्तक की शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बस फ्लाईओवर से गिर गई है, पलट गई है और यात्रियों से ये भरी बस जो है वो भाटिया फ्लाईओवर गाजियाबाद में है, वहां नीचे गिरी है। यात्री इसमें कितने थे इस बारे में कोई खास जानकारी भी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये खबर आ रही है कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। 3 लोगों के घायल होने की खबर तो आ गई है, लेकिन ये भी खबर आ रही कि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। प्राइवेट कंपनी की ये बस थी। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। हिमांशु, कैसे गिर गई ये बस? कितने लोग हताहत हुए हैं? क्या जानकारी है? अभी क्या स्थिति है? देखिए, अभी बहुत शुरुआती जानकारी आ रही है। तकरीबन 9:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ, जब ये बस भाटिया मोड़ से गुजर रही थी और आगे जो फ्लाईओवर है, आगे लाल कुएं की तरफ से जा रही थी। तो जब ये फ्लाईओवर पे बस एंटर हुई, जो कि एक निजी कंपनी के एम्प्लॉइज को लेकर के बस जा रही थी और थोड़ी ही ऊपर गई थी कि अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। गिरते ही चूंकि वो जगह ऐसी है कि वहाँ काफी भीड़ भाड़ होती है, तो आसपास के लोग फौरन इकट्ठे हो गए। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन की गई और जो घायल थे उनको जल्दी निकाला गया। जो बसों के अंदर जो लोग थे, जो पीछे का शीशा था, वो सहित तोड़ करके लोगों को निकाल करके फौरन पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां पे कुछ लोगों को जो प्राथमिक चिकित्सा सुविधा होती है वो दे करके छोड़ दिया गया है। लेकिन 3 लोग घायल हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। लेकिन एग्जैक्ट कितने लोग बस के अंदर मौजूद थे, ये अभी जानकारी जब हमने जाननी चाहिए तो अभी पुलिस के पास में उनका कहना था कि उनकी जो पहली प्राथमिकता है वो तुरंत लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना। बहुत धन्यवाद हिमांशु। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। एक प्राइवेट कंपनी की बस थी और उसी कंपनी के लोग इसमें सवार थे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कई लोग भीषण रूप से घायल हुए हैं। और आइए अब हम शुरुआत करते हैं दस्तक की। कई बार आपने देखा होगा रास्ते पर लिखा होता है रुकावट के लिए खेत है, कार्य प्रगति पर है। बहुत जगह आपने देखा होगा। तो क्या हमारी सरकारें महंगाई के रास्ते पर भी जनता से यही कह रही हैं कि रुकावट के लिए खेद है, महंगाई प्रगति पर है? कैसे? पहले हम आपको ये दिखाते हैं। घर में चाहे सिलेंडर से खाना आप पका लीजिए, पीएनजी गैस पाइपलाइन से गैस आप ले लीजिए, दाम आपको ज्यादा ही देना पड़ेगा। देखिए, 10 दिन में 2 बार पीएनजी महंगी हो चुकी है। सिलेंडर 200 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है साल भर में। यानी पाइपलाइन से आने वाली गैस की कीमत 10 दिन में दूसरी बार बढ़ गई है। अब आप घर से बाहर निकलेंगे तो चाहे पेट्रोल से गाड़ी चलाइए, चाहे डीजल से गाड़ी चलाइए, चाहे सीएनजी से चलाइए, महंगाई कितनी बढ़ गई है। 13 दिन में 2 बार सीएनजी महंगी हो चुकी है, डीजल 21 रुपये महंगा हो चुका है। आप अंदाजा लगाइए, जेब आप ही की कटेगी, क्योंकि 1 साल में पेट्रोल 24 रुपये, डीजल 21 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। सीएनजी भी 13 दिन में 2 बार बढ़कर महंगी हो चुकी है। ये तो बात हुई। अब आप आइए देखिए, साल भर में 50% महंगाई। सरसों का तेल, टमाटर, महंगाई प्रगति पर है। जैसे आप घर से निकल कर मार्केट जाएंगे, सब्जी लेने मान लीजिए चले गए, तो स्थिति आज ये हो गई है कि टमाटर की कीमत हफ्ते भर में दोगुनी हो चुकी है। सरसों तेल के दाम 1 साल में 50% तक बढ़ गए हैं। 200 रुपए किलो आपको सरसों का तेल मिल रहा है। दावा यह है कि कुछ दिन के अंदर हर तरह की महंगाई का असर जो है वो 25% तक बढ़ जाएगा। आम आदमी यानी कि आपके और हमारे बजट पर पड़ने लगेगा। मतलब यह हुआ कि जहां आप 100 रुपए खर्च किया करते थे किसी भी काम के लिए, सब्जियों पर या घर के किसी दूसरे खर्च पर, अब आपको 125 रुपए वहां पर खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि 25 रुपए आपके घर का बजट बढ़ गया है। ये समझाने के लिए हमने आपसे कहा। महंगाई के कारण बहुत कुछ होता है महसूस करने वाली जनता कहती है हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। सैलरी भी महीने में एक बार मिलती है, अप्रेजल भी वेतन में एक ही बार होता है, तो फिर महंगाई क्यों महीने में बार बार बढ़ती है? घर से बाहर निकले या घर में खाना बनाएं, सब्जी लाएं, बाजार जाएं या कहीं जाने की कोशिश करें, दाम हर चीज के बढ़ते चले जा रहे हैं। जो सब्जियों के दाम है वो आसमान को छू रहे हैं। जो टमाटर हैं वो भी खासे लाल हो रहे हैं, न सिर्फ शक्ल से बल्कि कीमतों से भी। क्यों बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम?
क्या है वजह? पता चल रहा है कि कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनके भाव में 20 रुपए तक का फर्क आया है। त्योहारों के मौसम में फलों और सब्जियों के दाम एक बार फिर से आसमान छू रहे हैं। डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब मध्य प्रदेश की सब्जी मंडियों पर दिखने लगा है। समस्या ये है कि पेट्रोल का दाम अभी 105 पर लीटर है। पेट्रोल और डीजल के बार बार बढ़ते हुए दामों से जयपुर में जनता त्रस्त है। महंगाई की एक और मार पड़ी है जब सीएनजी और पीएनजी के दाम में 2 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है। सीएनजी के रेट में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। महंगाई एक बीमारी है, इससे बचें। खाना कम खाएं, कपड़े फटे पुराने पहने और हो सके तो कहीं पर भी पैदल ही जाएं। ईंधन वाले वाहनों का प्रयोग ना करें। ध्यान रहे, हमें महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं। महंगाई के जख्म को हंसते खेलते झेलती जनता की हालत यह है कि घर से बाहर निकले तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी महंगाई के नाम पर पकड़े रहेंगे और घर के भीतर रहे तो एलपीजी, पीएनजी, सब्जी के दाम आपके साथ महंगाई के युद्ध का पबजी खेलेंगे। लिहाजा भोपाल के विपिन तिवारी जैसे देश के लाखों या संभव है कि करोड़ों लोग हैं जिन्होंने समझौता कर लिया अपनी जरूरतों के साथ। जो विपिन तिवारी लाखों की कार ईएमआई पर लेकर सुकून से सुरक्षित सफर करते ऑफिस आते जाते थे, उन्हें अब उसी कार को घर में खड़ी करके वापस मोटरसाइकिल पर आना जाना पड़ता है, क्योंकि ईएमआई और पेट्रोल के दामों में इकाई दहाई के बाद आए सैकड़ा ने इनके खर्चों का आंकड़ा बिगाड़ दिया। 100 से पार हुआ तो मैं अब बाइक से दफ्तर आता हूं और बाइक ही यूज करता हूं। अपनी कार जो है मैं घर पे खड़ा कर दिया। कार से बाइक पर आने के लिए मजबूर विपिन तिवारी को देखकर आप सोचिए, क्या महंगाई ने जनता के खुद के विकास को उल्टे पांव कर दिया? अक्टूबर के शुरुआती 10 दिनों में पेट्रोल के दाम 2 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 3 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। तब जयपुर में 4 व्हीलर छोड़कर 2 व्हीलर पर आने वाले दीपक पर महंगाई से पड़े बोझ और अंत में सवाल को सुनिएगा। आज अगर मेरे घर का खर्चा 15-20 हजार रुपए था तो वो 30 से 35 हजार रुपए तक पहुंच चुका है। आज अगर मैं कार छोड़ करके 2 व्हीलर चला रहा हूं तो उसका भी पर्टिकुलर रीजन तो यही है कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कम तो हो नहीं रहे। आदमी आगे बढ़ने के लिए करता है या पीछे आने के लिए करता है? महंगाई आगे आई, जनता पीछे जाती है। महंगाई का मुक्का क्योंकि आम आदमी पर पड़ा। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, सब्जी सबके दाम बढ़े। एक एक करके देखते हैं। दिल्ली में ये वो शख्स हैं जिनकी पहले लॉकडाउन में नौकरी गई। किराए पर ऑटो लेकर जिंदगी दोबारा शुरू करनी चाहिए, लेकिन अब घरेलू सिलेंडर भराएं या ऑटो का सिलेंडर, दोनों के दामों में आई महंगाई ने इनकी जिंदगी से सुकून की गैस निकाल दी। सिलेंडर आता है जी हमारे, उसके दाम का क्या हाल है? जी वो उसका भी दाम तो 1000 पहुँचने वाला है जी। हाँ, कल ही ले आया है हमारे घर में। बहुत बुरा हाल है जी। किचन के बर्तन 200 रुपये लीटर आपका सरसों के तेल है। हम लोग कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे, इतना महंगाई है। इस साल देश में 5 बार गाड़ियों में लगने वाले सीएनजी और घर में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल आने वाली पीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। 10 दिन में 2 बार दोनों की कीमत बढ़ी है। अगर इससे भी जनता बचने की कोशिश करे तो सब्जी मंडी में महंगाई घेर लेती है। चुन चुन कर अभी टमाटर के दामों ने जनता की जेब को लाल करना शुरू किया। पहले जरा हफ्ते भर में बढ़े दाम को देश के 3 शहरों से सुनिएगा। जैसे टमाटर पिछले हफ्ते 30 से 40 था और इस हफ्ते टमाटर 60 से 70 है, यानी कि डबल रेट हो गए टमाटर के। क्या रेट है इस समय? इस समय है भाई साहब 60 रुपए किलो टमाटर। 60 रुपए किलो। हाँ। एक हफ्ते पहले कितना था? 10 दिन पहले जब 40 था। जब 40 था। टमाटर क्या है भाव है? टमाटर 50। पिछले हफ्ते क्या थे? पिछले हफ्ते 20। 30 रुपए बढ़ गए एक ही हफ्ते में। इसी कारण सब्जी मंडी में हर शख्स परेशान नजर आता है, बस कहता कुछ नहीं। जब घर से चलता हूं तो सोचता हूं कि कुछ राहत मिलेगी, मगर जब दुकानदार भाइयों से बात करता हूं टमाटो तो 70 रुपए किलो, लहसुन वसई आसमान छू रहा, हर सब्जी 50 से ऊपर है। कहते हैं कि कर्नाटक, महाराष्ट्र में बारिश के कारण हफ्ते भर में 2 गुना भाव टमाटर खाने लगा, तो आम आदमी क्या करे? क्या मध्य प्रदेश के सुरेश सिंह की तरह दाम डबल होने पर टमाटर खाना हाफ कर दे? पहले 2 किलो ले जाते थे, अब आधा किलो ले रहे साहब टमाटर। मतलब खुशियाँ किलो 2 किलो से आधा किलो पाव में सिमटने लगी। असली दिक्कत देश के गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय और मिडिल क्लास परिवारों के साथ बुजुर्गों के लिए, जिनकी कमाई स्थिर है, महंगाई प्रगति पर। इनकम में कोई बढ़ोतरी, इनकम तो जहाँ है वहीं है। ये चीज़ों में बढ़ोतरी होगी, ये सब चीज़ों में बढ़ोतरी। 25% जो बजट है पूरा ज़्यादा हो गया।
सिर्फ 20,000 में घर चलाना पड़ा, 25,000 5,000 लाए कहाँ से? एंड तो मंथ ऐसा होता है कि 5,000 रुपये कैसे एडजस्ट करना, दैट इज़ वेरी बहुत बड़ी बात है। महंगाई के मुकाबले जनता का पैसा बढ़ने की बजाय घट कैसे रहा है? आरबीआई ने इस साल खुदरा महंगाई दर के 5.3% रहने का अनुमान जताया। देश का सबसे बड़ा बैंक 2 से 3 साल की फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर 5.10% का ब्याज देता है, जबकि 3 से 5 साल की एफडी पर ब्याज 5.30% है। मतलब ये कि महंगाई का इंटरेस्ट जनता की जमा राशि से ज्यादा है। इसीलिए आम आदमी एक गुहार लगाता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये कितना महंगा, इतनी महंगाई ना करिए कि हम लोगों को जो सैलरी मिल रही है उस सैलरी सब्जी और पेट्रोल में निकला जा रहा है, तो हम लोग क्या कमाएंगे, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? राहत तभी मिलेगी जब सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाएगी। फिलहाल इसकी उम्मीद दिखती नहीं। इसीलिए महंगाई वो सत्य बन गई जिसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा जनता के सामने नहीं छोड़ा गया। आज तक ब्यूरो। हमें महंगाई से कौन बचा सकता है? महंगाई से हमें किसान बचा सकता है, लेकिन किसान अभी खुद परेशान है। दावे ये थे कि अब किसानों को खाद पाने के लिए लाठी नहीं खानी पड़ती, लेकिन किसान लाठी खा रहे हैं अलग अलग राज्यों में। महंगाई से बचाने वाला किसान लाठी क्यों खा रहा है? लाइन में लगा किसान क्यों धक्के भी खाता है और पुलिस की लाठी भी? ऐसा क्या है कि किसानों को खींचकर सुरक्षा कर्मियों के डंडे किसान के शरीर पर पड़ते हैं? ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में मुरैना के कैलारस की है। दावा है खाद मांगने पर किसानों को लाठियां मिली। दूसरा वीडियो देखिए, हाथ जोड़कर रोता एक किसान है। अरे बाबा चिंता नहीं करो। देश के कृषि मंत्री के इलाके में भी किसान को रोना पड़ता है। दावा है कि खाद न मिलने से लाचार किसान के आंसू निकलते हैं। अब तीसरा वीडियो, मध्य प्रदेश के मुरैना में किसान लाइन लगाए हैं। तभी पुलिसकर्मी एक किसान को खींचकर अलग करता है, फिर इसको डंडे मारे जाते हैं। ये पिटाई भी किसान की खाद मांगने पर हो रही है। ये चौथी कहानी देखिए, किसान आपस में ही लड़ जाते हैं, मारपीट होने लगती है, घर की महिलाएं छुड़ाने की कोशिश करती हैं। राजस्थान के भरतपुर में लाइन लगाए किसानों के बीच अचानक ये दोनों नौजवान क्यों भिड़े? पुलिस आती है, किसान को खींच कर ले जाती है, ऐसे कि मानो ये अपराधी हो। राजस्थान में भी खाद की कमी से किसान भारी संकट में है। 4 बजे से किसान यहाँ पर आए हुए हैं, उनको अभी भी धक्के खाने पड़ रहे हैं। बहन बेटी आए, वो भी लाइन में लगी हुई हैं। भरतपुर में किसानों की ये भीड़ देखिए। ये लोग सरकारी खाते से पैसा लेने, सरकारी राशन लेने या कोई सरकारी योजना का फायदा लेने नहीं आए, बल्कि आपका राशन यानी अनाज आपको मिले, इसलिए ये किसान अनाज उगाने के लिए जरूरी खाद लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े होते हैं। लेकिन आपको लगे कि ये मामला सिर्फ किसानों का है तो रुकिएगा, समझ लीजिए इस खबर का संबंध शहर में रहने वाली जनता से है। इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों को आलू, सरसों, चना, मटर और गन्ना की बुआई करनी है। खेत तैयार रहने के बाद बुआई के साथ खाद की जरूरत होती है। अगर समय रहते खाद पूरी तरह ना मिले तो पौधा छोटा होगा, दाने फसल के छोटे होंगे, पेड़ सूखेगा, यानी फसल बर्बाद होगी तो किसान परेशान होगा और आप भी, क्योंकि तब उपज कम होने से दाम बढ़ेंगे। अगर खाद देरी से मिलने के कारण बुआई किसान देर से करेगा तो भी फसल बाजार में आने में देरी होगी और फिर बाजार में कमी से दाम बढ़ेंगे। शहर में महंगाई आएगी और महंगाई के उस नए संकट की वजह है किसानों को भी वक्त पर खाद न मिलना। भिंड में किसान इसीलिए रोड जाम करते हैं, सड़क पर लेट जाते हैं। 3 दिन हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस वाले बोलते हैं कि क्या ना, अगर तुम ज्यादा फफर करोगे तो हम तुम्हारी मारपीट की है।
मध्य प्रदेश के किसान जब लाठी खा रहा है, रोड जाम कर रहा है, तब खाद की कमी होने से इनकार करती सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल का इंदौर में रैंप पर यू वॉक करते हुए वीडियो आता है, जिस पर लोग पूछते हैं क्या सरकार को चिंता नहीं किसान की? वरना ऐसे हालत क्यों है कि मुरैना में खाद का ट्रक आते ही किसान बोरिया लेने दौड़ पड़ते हैं, पुलिस लाठी लेकर दौड़ती है, किसान बोरी छोड़कर भागते हैं। खाद का कोटा हर राज्य की जरूरत के मुताबिक तय होता है। केंद्र से फिर उसी कोटे के तहत खाद राज्यों को भेजी जाती है। मध्य प्रदेश में सरकार कहती है खाद पर्याप्त है, राजस्थान सरकार कहती है कि जरूरत जितनी खाद नहीं मिल रही। एक किसान को फिलहाल 5 कट्टे दे रहे थे पहले, अब आधार कार्ड पे एक किसान को 2 कट्टे देंगे। 2.5 लाख मेट्रिक टन डीएपी की कमी है पूरे राजस्थान में। खाद की कमी का फायदा दावा है कि निजी दुकानदार महंगे दाम पर खाद बेचकर उठा रहे हैं। जरूरी है कि या तो किल्लत सरकारें दूर करें, और अगर कमी नहीं है तो किसान को लाठी खाने की नौबत क्यों आई, इसका जवाब दें। आज तक ब्यूरो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत कर दी। हमारे देश की प्रगति के लिए यह आवश्यक गति शक्ति की दस्तक देखिए। देश का राज्य कोई भी हो, हमेशा जनता ने लंबे समय से हाईवे हो या मोहल्ले की सड़क, यही लिखा देखा, रुकावट के लिए खेद है, सावधान, कार्य प्रगति पर है, वर्क इन प्रोग्रेस। ये भी देश ने हमेशा देखा कि जहां सड़क लंबे वक्त बाद बनी, वहां फिर जल्द ही किसी दूसरे काम के लिए खुदाई शुरू हो गई, फिर बोर्ड लग जाता, यहाँ काम प्रगति पर है। प्रगति के बोर्ड लगाकर देश में विकास को लटकाने वाले वर्षों के अवरोध को प्रधानमंत्री ने दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की है। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने पहले लाल किले से इसी साल जिस गति शक्ति प्लान का ऐलान किया, उसे अब असली रूप में शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की अप्रैल से जून की बीच की रिपोर्ट के पन्ने बताते हैं 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले देश में 12 प्रोजेक्ट अपने तय समय से तेज चल रहे हैं। 241 प्रोजेक्ट अपने तय शेड्यूल के मुताबिक हैं, 559 प्रोजेक्ट अपने तय समय से देरी से चल रहे हैं, जबकि 967 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके पूरा होने की तारीख भी नहीं पता। जो सरकारी है उसी के लटकने की बीमारी है कि वर्षों से चली आ रही कुरीत को खत्म करने का बीड़ा प्रधानमंत्री गति शक्ति अभियान में है। सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हों, इसके लिए ये गति शक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा। इस योजना के तहत इसरो की तरफ से विकसित पोर्टल पर 16 मंत्रालयों को जोड़ा गया है, जिसमें सभी विभागों को एक प्रोजेक्ट पर एक दूसरे के काम के बारे में सटीक जानकारी तय समय पर मिलती रहेगी। रेल, रोड, पोर्ट और नागरिक उड्डयन जैसे बड़े विभाग के प्रोजेक्ट एक छतरी के नीचे शामिल होंगे, जिससे किसी भी प्रोजेक्ट में शामिल हर विभाग के बीच समन्वय होगा। जमीन अधिग्रहण के साथ काम भी एक साथ शुरू होगा तो लागत में कमी आएगी। यह भी पता चलेगा कहां सड़क बनी, कहां प्रोजेक्ट बन रहा है और कहां उसकी जरूरत है। वक्त पर योजनाएं पूरी होंगी तो पैसा भी उतना ही लगेगा जितनी लागत तय हुई, जबकि अब तक देश में लटके रहने वाले प्रोजेक्ट के कारण नागरिकों के ऊपर लाखों करोड़ रुपए का बोझ आता रहा है। आज तक ब्यूरो। स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी।
महात्मा गांधी न जाने कितनी बार जेल गए, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से कभी माफी नहीं मांगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी अंग्रेजों ने न जाने कितनी बार जेल भेजा, लेकिन कभी ये हमने नहीं सुना कि गांधी जी ने या इनमें से किसी भी नेता ने माफी मांगी या गांधी जी ने इनमें से किसी भी नेता को माफी मांगने की सलाह दी हो। लेकिन वीर सावरकर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह दावा किया है कि गांधी जी के कहने पर ही उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। सावरकर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों से 6 बार माफी मांगी थी। तो ऐसे में राजनाथ सिंह के बयान से बड़ा राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की। और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे। तो माफी मांगने के बाद पूरी जिंदगी भर अंग्रेजों के साथ रहे। इनके बदनामी की मुहिम चली है कि जिनको ये उदारता पता नहीं है, उन लोगों ने बदनाम करने का अखंड प्रयास चलाए, आज भी चल रहा है। विनायक दामोदर सावरकर, ये नाम आते ही भारतीय राजनीति 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। कांग्रेस के लिए सावरकर विलेन है तो बीजेपी के लिए हीरो। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। वीर सावरकर आरएसएस और भारतीय जनसंघ के सदस्य कभी नहीं रहे, फिर भी उनका नाम संघ परिवार में बहुत इज्जत और सम्मान से लिया जाता है। तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर मणजे तिखट। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी। वाजपेयी हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी, सावरकर के सामने पूरी बीजेपी नतमस्तक हो जाती है। यह वीर सावरकर ही थे जिन्होंने निर्भीक होकर लिखा कि 1857 में जो कुछ भी हुआ वो कोई विद्रोह नहीं था, बल्कि आजादी की पहली लड़ाई थी। सावरकर सहित लंदन के इंडिया हाउस के वीरों ने इसकी 50वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई। यह भी एक अद्भुत संयोग है कि जिस महीने में स्वतंत्रता का पहला स्वतंत्र संग्राम आरंभ हुआ, उसी महीने में वीर सावरकर जी का जन्म हुआ। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक थे। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां सावरकर के बारे में ऐसा नहीं सोचती। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। वीर सावरकर पर सबसे बड़ा इल्जाम अपनी रिहाई के लिए अंग्रेजों से माफी मांगने का है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नया मोड़ दे दिया है, जिनके मुताबिक सावरकर ने गांधी जी के कहने पर माफी मांगी। सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतया जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। अभी तक बीजेपी इतिहास में सावरकर की गलत व्याख्या का दावा करती थी,
लेकिन वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नाम की किताब के विमोचन पर रक्षा मंत्री ने जो कुछ भी कहा, उसने सावरकर को लेकर बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। ये किताब वीर सावरकर पर लगे सबसे बड़े आरोप को खारिज करती है। सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चली और सावरकर जी सामने थे। हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग, उस समय बोलने वाले लोग, वो सामने थे, संघ सामने था। इनके बदनामी की मुहिम चली है। ये जिनको ये उदारता पता नहीं है, उन लोगों ने बदनाम करने का अखंड प्रयास चलाया, आज भी चल रहा है। उदय माहुरकर और चिरायु पंडित ने अपनी किताब में वीर सावरकर के भाई नारायण राव सावरकर के उन तमाम पत्रों का जिक्र किया है जो उन्होंने महात्मा गांधी को लिखे थे। विक्रम संपत लिखते हैं कि नारायण राव ने महात्मा गांधी को लिखे पत्रों में से 18 जनवरी 1920 के अपने पहले पत्र में शाही माफी के तहत अपने भाइयों की रिहाई सुनिश्चित कराने के संबंध में गांधी जी से सलाह और मदद मांगी थी। जनवरी को मुझे सरकार की ओर से सूचना मिली कि रिहा किए गए लोगों में सावरकर बंधुओं का नाम नहीं है। स्पष्ट है कि सरकार उन्हें रिहा नहीं कर रही। कृपया आप मुझे बताएं कि ऐसे मामले में क्या करना चाहिए। वे पहले ही अंडमान में 10 साल की कठोर सजा काट चुके हैं। उनका स्वास्थ्य भी गिर रहा है। आप इस मामले में क्या कर सकते हैं? उम्मीद है अवगत करवाएंगे। सावरकर के भाई नारायण राव के खत के जरिए अपने भाइयों की रिहाई के लिए गांधी जी से सलाह और मदद मांगी थी। इसके जवाब में गांधी जी ने लिखा था, प्रिय डॉक्टर सावरकर, मुझे आपका पत्र मिला। आपको सलाह देना कठिन लग रहा है, फिर भी मेरी राय है कि आप एक संक्षिप्त याचिका तैयार कराएं जिसमें मामले से जुड़े तथ्यों का जिक्र हो कि आपके भाइयों द्वारा किया गया अपराध पूरी तरह राजनीतिक था। दरअसल दिसंबर 1919 में एक शाही घोषणा हुई थी जिसके तहत कई राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया था, सिवाय सावरकर बंधुओं के। इसी के बाद नारायण राव ने महात्मा गांधी को खत लिखा था जिसके बारे में सावरकर के परपोते रंजीत सावरकर ने आज तक से बातचीत में ये कहा, सावरकर जी के भाई डॉक्टर सावरकर, नारायण सावरकर, इनको गांधी जी ने जनवरी 1920 में खत लिख के कहा था कि आप इनके रिलीज के लिए एक पिटीशन लिखे। इसके पहले भी सावरकर ने पिटीशन किए थे, मगर देवर नॉट मर्सी पिटीशन, इसमें एक भी मर्सी पिटीशन नहीं थी। ये सभी क्रांतिकारियों के रिलीज के लिए पिटीशन थी। और ऐसे पिटीशन गांधी जी के जो वर्कर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने ब्रिटिशों ने जो पकड़ा था उनको भी छोड़ने के लिए कांग्रेस वालों ने भी ऐसी पिटीशन की थी। तो इट वाज ए वेरी कॉमन थिंग। और गांधी ने इसके बाद 2 लेख भी लिखकर सावरकर की जो भूमिका थी कि अगर ब्रिटिश ये कह रही है कि हम सुधार कर रहे हैं, आप मूलधारा में आके विकास में साथ दो, तो अगर ये आह्वान कर रही है तो उसका, और उसके लिए छोड़ रही है कैदियों को, तो उसमें राजबंदियों को भी छोड़ना चाहिए जो शस्त्र क्रांति रखते। तो इसका समर्थन गांधी ने किया है। सावरकर के परपोते रंजीत का कहना है कि सावरकर ने 1920 में भी खत लिखे थे, लेकिन वो खत उनकी रिहाई के बजाय जेल में बंद सभी राजनीतिक बंदियों के लिए थे। सावरकर जी ने लिखा पहला माफीनामा 1911 में, जुलाई में वो अंडमान में गए और अगस्त में पहला माफीनामा 1911 में लिखा। उसके बाद 1912, 13, 14 5 और लिखे। इस पूरे पीरियड में गांधी साउथ अफ्रीका में थे, 1915 में हिंदुस्तान आए और महात्मा गांधी भी नहीं बने थे उस वक्त तक, और हिंदुस्तान में उनका वो स्टेचर भी नहीं था। चंपारण आंदोलन के बाद से गांधी का एक नाम शुरू हुआ, फिर रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन हुआ, जलियांवाला बाग हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ। तो ये एक पीरियड है जिसमें गांधी उभर के आते हैं, तो उस समय तो कोई मतलब ही नहीं है। सावरकर के माफीनामे को लेकर 2 तरह के तर्क रखे जाते हैं। पहला ये कि सावरकर ने अंग्रेजों से रिहाई के लिए माफी मांगी थी। दूसरा ये कि उन्होंने रिहाई के लिए माफी नहीं मांगी थी। सावरकर का परिवार यही कहता रहा है कि उन्होंने माफी नहीं मांगी थी, जिस पर इतिहासकार विक्रम संपत अपनी मोहर लगाते हैं कि सारी जो याचिकाएं हैं उसको अपेंडिक्स में डाल दिया है ताकि पाठक उसको पढ़ सके खुद। तो उन्होंने कुछ 7 या 8 याचिकाएं दर्ज की थी और उनमें अगर आप देखें तो कभी उन्होंने सरकार से माफी नहीं मांगी। वो एक कुशल वकील थे, तो एक कुशल वकील के तौर पे वो सरकार से ये मांग कर रहे थे कि हमारी जो संवैधानिक जो राइट्स है, अधिकार है, वो आप बता दीजिए। क्या हम एक कॉमन कॉन्विक्ट हैं जिसको बलात्कार और
खून और इन सब इल्जामों में वहां पे जो खूनकार जो अपराधी थे, जो नजरबंद थे, हम उनकी तरह आप हमें ट्रीट कर रहे हैं। हम राजबंदी हैं, तो सिर्फ मैं नहीं, अपने लिए नहीं, बाकी सारे जो राजबंदी थे उनके एक वक्ता के तौर पे वो उनके अधिकारों की मांग वो हमेशा कर रहे थे। सावरकर को लेकर विवाद पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि सावरकर के पक्ष में पहली बार गांधी जी की गवाही पेश की गई है, जिससे इस विवाद के और गहराने की आशंका है। आज तक ब्यूरो। सावरकर पर राजनाथ सिंह के दावे पर कांग्रेस पूछ रही है कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, लेकिन सावरकर के बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने 1911 से ही माफी मांगनी शुरू कर दी थी। तो ऐसे में अब प्रश्न यह है कि सावरकर ने 1915 से पहले किसके कहने पर माफी मांगी थी? हमारे देश में कई महापुरुष ऐसे हैं जिनका मूल्यांकन अनुचित हुआ है। अरे राजनीतिक अस्पृश्यता के शिकार होने वालों में वीर सावरकर जी का नाम प्रमुख है। पूरी बीजेपी सावरकर को एक महान स्वतंत्रता सेनानी मानती है, जिसे एक खास वर्ग और सोच ने जानबूझकर बदनाम किया। ये वो लोग हैं जो वीर सावरकर को आए दिन गालियां देते हैं, उनका अपमान करते हैं। लेकिन विपक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखता। वो सावरकर को क्लीन चिट देने वाली बीजेपी पर इतिहास को बदलने का आरोप लगाता है। विपक्ष की तरफ से सबसे ज्यादा कड़ी आलोचना दो नेताओं की तरफ से आती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सावरकर की तुलना नक्सलियों से करते हैं, तो ओवैसी आशंका जताते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन बीजेपी महात्मा गांधी की बजाय सावरकर को राष्ट्रपिता बना देगी। लो भले नई बात आ गई। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में, और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आरएसएस की भी यही है कि यहाँ आरएसएस की कोई लोगों की कोई बखत नहीं है, जो कुछ है वो नागपुर से। गांधी तो ये कहते थे कि जेल को जाना एक नॉन वायलेंट का रास्ता है, जेल को जाना। और वो शख्स माफीनामा लिखता है अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों से माफीनामा लिखते सावरकर। दूसरे क्यों नहीं लिखे जो काला पानी में थे? ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे। लेकिन यह सवाल सावरकर को लेकर हो रहे नए दावे का है, जो कहता है कि उन्होंने गांधी जी के कहने पर माफी मांगी थी। आखिर इस बारे में इतिहासकार क्या कहते हैं, ये समझने के लिए हमने वीर सावरकर पर नई किताब लिखने वाले उदय माहुरकर के अलावा प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब से भी बात की। ऐसा है कि ये किताब भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में एक यूनिक किताब है। ये पहली बार ऐसे पहलू सावरकर के बारे में लाती है लोगों के सामने जो अभी तक नहीं थे या कम थे। तो दो बात करती है ये। एक कहती है कि सावरकर, अगर सावरकर की बात कांग्रेस और देश ने मानी होती तो भारत का विभाजन न होता। वो क्या बात थी? वो बात थी मुस्लिम एपीजमेंट पॉलिटिक्स जो कांग्रेस खेल रही थी। सावरकर 1937 मतलब पार्टीशन के 10 साल पहले से आगाह कर रहे थे कि मुस्लिम आप एपीजमेंट पॉलिटिक्स खेलोगे तो आपको देश को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। काम भगत सिंह पर ज़्यादा है और मैंने उसमें कई बार पढ़ा, सामने से गुजरा। तो वो समय था जिसमें सावरकर की तारीफ लोगों को करनी चाहिए और तारीफ करने का काबिल उनका वो फेज़ है ज़िंदगी का, क्रांतिकारी फेज़। दूसरा उसके बाद जो फेज़ है अंडमान में जाने के बाद, जब ये माफ़ीनामे शुरू होते हैं, वो फिर हम भगत सिंह से नहीं मिला सकते। तो सावरकर को लेकर मतभेद इतिहासकारों में भी है। कोई दल उनसे प्रेम करता है तो कोई उनका आलोचक है। इसीलिए सावरकर से जुड़ा हर दावा विवादों से घिर जाता है। आज तक ब्यूरो। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।